जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम लल्लन टॉप क्लास है। आज हो चुका है 6 जुलाई और सीआरपीएफ ट्रेडमैन की परीक्षा की सारी शिफ्टों में आपसे क्या क्या सवाल पूछे गए और आने वाली शिफ्ट में अब आपको क्या पढ़कर जाना है, उसका एक सटीक एनालिसिस करेंगे इस क्लास के अंदर। पूरी क्लास को आप सही से अटेंड कीजिएगा। 100% आपकी आगामी परीक्षा में यानी कि आने वाली शिफ्टों में आपको 8 से 10 सवाल आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। यानी कि दोस्तों इसका आपको आर्टिकल बताना है। आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24 है। दोस्तों आपको बता दें, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता इसका अधिकार कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 21। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसको आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों अगर आपको याद हो, आर्टिकल नंबर 21 1A, इसमें दोस्तों क्या दिया हुआ है तो आपको याद होगा, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। यानी कि 6 से 14 वर्ष 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 21 1A। और दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कौन सा संविधान संशोधन है? 86वां संविधान संशोधन। कौन सा? 86वां संविधान संशोधन। इसको आप ध्यान में रखें। बात करते हैं दोस्तों ऑप्शंस को लेकर। आर्टिकल नंबर 23, आर्टिकल नंबर 24 है। इनका संबंध दोस्तों किससे है तो आपको याद होगा, ये दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार इनसे संबंधित है। आर्टिकल नंबर 23 और 24 इसको भी आप ध्यान में रखें। ये सवाल भी बहुत ही अच्छा सवाल है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व में भारत का कुल क्षेत्रफल कितने प्रतिशत है। यानी कि दोस्तों पूरे विश्व में भारत कुल कितने प्रतिशत क्षेत्रफल के साथ अपना स्थान रखता है? 2%, 2.4%, 3.4%, 4.4%। दोस्तों आपको बता दें, विश्व में भारत का कुल कितना क्षेत्रफल है तो आपको नोट करना है 2.4%। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप ध्यान में रखें। कमेंट करके बताना है कि आपको भारत किस देश को पछाड़कर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। इसका जवाब आपको कमेंट कर कर बताना है। अब दोस्तों यहाँ से आपको 2 से 3 सवाल आपको याद रखने हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। ये बात आपको याद होगी। और दूसरे नंबर पर कौन है? कनाडा। ये सवाल कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं, इनको आप ध्यान में रखें। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट हुक, कैमिलो गोल्जी, लुवेनहॉक, आल्टमैन। दोस्तों आपको बता दें, सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? ये दोस्तों लुवेनहॉक के द्वारा की गई है। आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप नोट करके रखें। ऑप्शन से अगर बातें करें दोस्तों, रॉबर्ट हुक इन्होंने क्या किया था? 1665। कब? 1665 में इन्होंने कोशिका की खोज की थी। किसकी? कोशिका की खोज की थी। अगर केवल आपसे कोशिका की खोज पूछी जाए तो आपका जवाब होगा रॉबर्ट हुक। कब की थी? 1665। और दोस्तों कोशिका की स्टडी क्या कहलाती है तो आपको याद होगा, साइटोलॉजी। क्या कहलाती है? साइटोलॉजी। ये दोस्तों कोशिका की स्टडी कहलाती है, यानी कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। ये सवाल भी आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं कैमिलो गोल्जी। इन्होंने दोस्तों गोल्जी काय की खोज की थी। किसकी? गोल्जी काय। गोल्जी काय की खोज किसके द्वारा की गई थी? कैमिलो गोल्जी। बात करते हैं आल्टमैन। इन्होंने दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया, किसकी? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? आल्टमैन के द्वारा की गई थी। ये सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले सवाल होंगे। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि इंदिरा पॉइंट किस द्वीप समूह का भाग है? लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार, कवरत्ती। दोस्तों आपको बता दें, इंदिरा पॉइंट ये किस द्वीप समूह का भाग है तो आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा, अंडमान निकोबार। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। बात करते हैं दोस्तों ऑप्शंस को लेकर। अंडमान निकोबार, इसको दोस्तों कौन अलग करता है? 10 डिग्री अक्षांश इसको अलग करता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपसे सवाल में पूछा जाए कि दोस्तों भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन द्वीप। कौन सा? बैरन द्वीप। ये सवाल भी आपको ध्यान में रखना है। और कहाँ पर स्थित है? ये अंडमान निकोबार में स्थित है। लक्षद्वीप, इसकी राजधानी क्या है? कवरत्ती। ये सवाल भी आपको ध्यान में रखना है। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, आत्माराम पांडुरंग, महात्मा ज्योतिबा फुले। इस सवाल को दोस्तों हमने कल भी डिस्कस किया हुआ था, परसों भी डिस्कस किया था। आज आपकी परीक्षा में हूबहू पूछा गया है। सत्यशोधक समाज, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मैंने आपको बताया था महात्मा ज्योतिबा फुले। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए राजा राम मोहन राय, इन्होंने दोस्तों कौन से समाज की स्थापना की है? 1828 में। 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की है। किसकी? ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई है? राजा राम मोहन राय। और इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए 1829, इसको क्या हुआ था? सती प्रथा का अंत किसके द्वारा किया गया था? विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। और ये सवाल आज आपकी परीक्षा में हूबहू पूछा गया है। और दोस्तों 1815 आपको याद होगा दोस्तों, आत्मीय सभा। कौन सा दोस्तों? आत्मीय सभा। आत्मीय सभा की स्थापना दोस्तों किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय। कब की गई थी? 1815 में। बात करते हैं स्वामी विवेकानंद। दोस्तों इन्होंने 1897 में, कब? 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और आत्माराम पांडुरंग, इन्होंने दोस्तों 1867 में इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। ये सवाल भी आपको ध्यान में रखने हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि बक्सर का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? बाबर तथा इब्राहिम लोदी, हेमू तथा बैरम खां और मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली, हेक्टर मुर्नो तथा मुगल तथा नवाबों के बीच। तो दोस्तों आपको याद करके रखना है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। कब हुआ था? 1764 में हुआ था। इसको आप एक बार अपने आप से रीचेक जरूर करेंगे। और किसके बीच में लड़ा गया था? हेक्टर मुनरो तथा मुगल तथा नवाबों के मध्य लड़ा गया था बक्सर का युद्ध। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखेंगे। बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। ऑप्शन नंबर ए, बाबर तथा इब्राहिम लोदी, इनके बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत का युद्ध हुआ था। कौन सा? पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था? बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच में। और कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था। बात करें हेमू तथा बैरम खां, यहाँ दोस्तों पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। और कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। और दोस्तों बात करें मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली, यहाँ पर पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। और कब हुआ था? 1761। ये सब सवाल आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप ध्यान में रखें। अगर आप क्लास को पहली बार देख रहे हो तो क्लास को लाइक जरूर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि एनी पुरस्कार 2020 किसे प्राप्त हुआ था? दोस्तों कुछ करंट अफेयर के सवाल बहुत ही पीछे के पूछे जा रहे हैं, यानी कि 2020-21 के सवाल आपसी परीक्षा में बन रहे हैं। लेकिन दोस्तों आपका जो एग्जाम का लेवल है वो इजी टू मॉडरेट आपसे पूछा जा रहा है। एनी पुरस्कार 2020 किसको प्राप्त हुआ? CN राव को प्राप्त हुआ है, या दोस्तों गीतांजलि श्री को मिला है, दीपक धर को मिला है, डेनिस सुलेबिन को मिला है? तो आपको ध्यान में रखना है, एनी पुरस्कार 2020 ये किसको प्राप्त हुआ है? CN राव को प्राप्त हुआ है। तो आपके ऑप्शन में ये दोस्तों CN राव दिया हुआ था, यही आपका राइट आंसर होगा। बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। गीतांजलि श्री, इनको आपको याद रखना है, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये किसको दिया गया है? तो आपको ध्यान में रखना है, गीतांजलि श्री को मिला है। लेकिन किस लिए दिया गया है? तो आपको याद होगा, रेत समाधि। रेत समाधि, इनका दोस्तों उपन्यास है रेत समाधि, इसके लिए दिया गया है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों दीपक धर, मैंने आपको बताया था ये कहाँ के हैं? IIT कानपुर, IIT कानपुर। और इनको दोस्तों कौन सा अवार्ड मिला है? बोल्ट्जमान पुरस्कार। बोल्ट्जमान पुरस्कार किसको दिया गया? दीपक धर को मिला है। डेनिस सुलेबिन, दोस्तों आपको याद होगा गणित का नोबेल पुरस्कार। और दोस्तों किसको ये दोस्तों कौन सा मिला था? तो दोस्तों आपको मैंने बताया भी था, डेनिस सुलेबिन को। इनको गणित का नोबेल पुरस्कार किसको कहते हैं? जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है ये सवाल। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला प्रश्न पूछा गया था कि पुरुलिया, कौन सा दोस्तों? पुरुलिया छऊ किस देवता को समर्पित है? ऐसा भी कोई सवाल आपकी परीक्षा में आज पूछा गया है। भगवान विष्णु को समर्पित है, भगवान इंद्र को समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है, भगवान सूर्य को समर्पित है? दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया आपकी परीक्षा में, तो आपको ध्यान में रखना है, पुरुलिया छऊ, इसका संबंध कौन से भगवान से? भगवान शिव से। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको और बताता हूँ। अगर आपसे पूछ लिया जाए छठ पूजा, ये दोस्तों किस लिए फेमस है? छठ पूजा
किस भगवान को समर्पित है? भगवान सूर्य को समर्पित है, इसको आप ध्यान में रखें। और दोस्तों भगवान विष्णु, अगर आपको याद हो, मोहिनी अट्टम ये नृत्य दोस्तों किस भगवान को समर्पित है? भगवान विष्णु को। ये सब सवाल आपकी परीक्षाओं में पूछे गए सवाल हैं। आज की वीडियो में मैं लास्ट में आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव दोस्तों इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। उस इन्फॉर्मेशन को आप सुनकर जाएं। अगर आपका भविष्य में कोई सा भी एक दिवसीय एग्जाम है तो आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, उसको आप सुनकर जाइएगा। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य की है? केरल, बिहार, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश। तो आपको नोट करना है सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य की है। तो दोस्तों बच्चे को पता है कहाँ की है? बिहार की है। आपका ऑप्शन नंबर सी बी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों आपको बता दें ये आपकी 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग ये सवाल आपसे पूछे गए हैं, यानी कि 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग सबसे कम लिटरेसी रेट वाला दोस्तों राज्य कौन सा है? ये दोस्तों बिहार है। बात करते हैं सर्वाधिक, अगर आपसे पूछा जाए सबसे अधिक यानी कि मैक्सिमम लिटरेसी रेट किस राज्य का है? ये दोस्तों केरल का है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता। अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए हरियाणा और अरुणाचल प्रदेश को लेकर, इससे दोस्तों 3 से 4 सवाल आपको याद कराने वाला हूं मैं। अगर आपसे सवाल में पूछा जाए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात कहां पर दर्ज किया गया? केरल में। और 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग सबसे कम लिंगानुपात कहां पर है? हरियाणा में। यहाँ पर सबसे कम लिंगानुपात है। और यहीं आपसे अगर सवाल पूछा जाए 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम कहाँ पर है? ये अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व तो कहाँ पर है? बिहार में। और एक सवाल आपसे और बन सकता है कि 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश में है, यानी कि किस यूटी में है? तो आपको ध्यान में रखना है नई दिल्ली। ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल थे 5 से 6 जो मैंने आपको बता दिए। इनसे बाहर सवाल आपकी परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संसद भवन की संरचना किसने तैयार की है? लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में ये कंफर्मेशन नहीं हो पाया है कि पुराने वाले संसद भवन की बात कही गई है कि नए वाले संसद भवन की बात कही गई है। दोस्तों आपको बता दें अगर आपसे पुराना वाला संसद भवन पूछा गया है तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बी और सी दोनों। दोस्तों कौन है? एडविन लुटियंस और दोस्तों हर्बर्ट बेकर। इन दोनों लोगों ने दोस्तों क्या किया है? भारतीय संसद भवन की नई संरचना तैयार की थी। ये तो पुरानी वाली है, लेकिन अगर आपसे पूछा गया होगा कि नए संसद भवन की संरचना किसने तैयार की है? ये बिमल पटेल ने तैयार की है। अब आपको कमेंट कर यह बात बतानी है कि दोस्तों आपसे कौन सा वाला पूछा गया था, नया वाला या पुराना वाला? इसका जवाब आपको कमेंट कर देना है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि चोल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? आई होप दोस्तों इसका आंसर आपने गलत नहीं किया होगा। मैं 2 से 3 बार अब तक इसको रिपीट करा चुका हूं। चोल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो विजयानंद के द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखें। बात करते हैं ऑप्शन को लेकर। दंती दुर्ग ये दोस्तों कौन से वंश के संस्थापक है? राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन है? दंती दुर्ग। कडफिसस ये दोस्तों कौन से वंश के संस्थापक हैं? तो दोस्तों आपको याद होगा, मैंने आपको बताया भी था, जल्दी से कमेंट करके बताएं कडफिसस ये कौन से वंश के संस्थापक हैं? सिंह विष्णु ये दोस्तों पल्लव वंश के संस्थापक है। कौन से? पल्लव वंश। पल्लव वंश के संस्थापक कौन है? सिंह विष्णु। मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कडफिसस कौन से वंश के संस्थापक है? कुषाण वंश। कुषाण वंश। अब आपको कमेंट में एक आंसर बताना है दोस्तों। सैयद वंश। सैयद वंश। सैयद वंश के संस्थापक कौन है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि लोथल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जुते हुए खेत से, मनका बनाने के कारखाने से, मृतकों के टीले से, बंदरगाह से। दोस्तों आपको मैंने कल भी बताया था, आज आपकी परीक्षा में हूबहू सवाल पूछा गया है। दोस्तों कल की क्लास और परसों की क्लास से 5 से 6 सवाल आज की क्लास में पूछे गए हैं। दोस्तों आपको बता दें लोथल में क्या स्थित था? तो आपको सबको मैंने बताया था बंदरगाह। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अगर बात करें जुते हुए खेत, ये कहाँ पर मिले थे? कालीबंगा। कालीबंगा। अगर आपसे यहीं पर क्वेश्चन पूछ लिया था मनका बनाने का कारखाना, ये कहां पर? चनहुदड़ो। चनहुदड़ो। और दोस्तों मोहनजोदाड़ो यहां पर क्या? मृतकों का टीला। ये बात आपको नोट करनी है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की स्थापना कब हुई थी? ये सवाल भी आज आपकी शिफ्ट में पूछा गया है। दोस्तों क्या पूछा गया? नेशनल NII और NIIF की दोस्तों स्थापना आज आपकी परीक्षा में पूछी गई है। नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इसकी स्थापना कब हुई थी? फरवरी 2015। आपके ऑप्शन में दे के रखा था, यही आपका राइट आंसर होगा। कमेंट करके बता दें नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसका जवाब आपको कमेंट कर देना है। नीति आयोग के वर्तमान में दोस्तों अध्यक्ष कौन है? दोस्तों नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? स्वयं प्रधानमंत्री जी होते हैं। और इसके उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। और इसके CEO यानी कि कार्यकारी अधिकारी ये कौन है? VVR सुब्रमण्यम। ये बात आपको नोट करनी है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल पूछा गया है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत कब किया? आपको मैंने बताया था दोस्तों, ये सवाल कल भी मैंने आपको बताया था, परसों भी मैंने आपको बताया था। आज सेम टू सेम क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा गया है। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत कब किया था? तो आपको मैंने बताया था 1829। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। और किसकी सिफारिश पर दोस्तों किया था? राजा राम मोहन राय। ये सवाल आपको नोट करने हैं। आइए बढ़ते हैं ऑप्शंस की ओर। 1827 में क्या होता? ब्रह्म समाज की स्थापना। 1815 में क्या होता? आत्मीय समाज की स्थापना। 1875 में क्या होता? आर्य समाज की स्थापना। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? थाने, बुरहानपुर, पंचगनी, इंदौर। ये चारों ऑप्शंस हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। दोस्तों आपको बता दें 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सॉरी दोस्तों, जिला कौन सा है? तो आपको ध्यान में रखना थाने। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। बुरहानपुर, अगर आपसे प्रश्न में पूछा जाए दोस्तों भारत का पहला हर घर जल वाला प्रमाणन जिला कौन सा है? बुरहानपुर। और कहाँ पर स्थित है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था भारत का पहला हर घर जल वाला राज्य कौन सा है? वो है गोवा। लेकिन जिला आपसे पूछे तो बुरहानपुर मध्य प्रदेश, पंचगनी और इंदौर, ये दोनों ऑप्शन हमारे लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाला सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो आपका जवाब होगा इंदौर। अगर आपसे 1 लाख से कम जनसंख्या वाला सबसे स्वच्छ शहर पूछे तो आपका जवाब होगा पंचगनी, महाराष्ट्र। ये दोनों क्वेश्चंस भी आपको ध्यान में रखने हैं। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों स्तूप का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म से है? ये संबंध दोस्तों, ये सवाल अब तक 3 से 4 बार आपकी परीक्षा में बन चुका है। तो दोस्तों आपको सबको पता है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको भी आपको नोट करना है। दोस्तों आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1336, 1236, 1240, 1414। तो दोस्तों आपको याद रखना है विजयनगर साम्राज्य, इसकी दोस्तों स्थापना कब हुई थी? 1336 में। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों ऑप्शंस को लेकर थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था 1236, इसको दोस्तों आपको मैंने बताया था रजिया सुल्तान गद्दी पर कब बैठी थी? 1236 में बैठी थी, क्योंकि रजिया सुल्तान का कार्यकाल जो था 1236 से 1240 के बीच में रहा था। अगर आपसे यहाँ से 3 तरीके के सवाल बनेंगे। रजिया सुल्तान गद्दी पर कब बैठी? 1236 है। रजिया सुल्तान गद्दी से कब हटी? 1240 है। रजिया सुल्तान की मृत्यु कब हुई? 1240। ये दोनों सवाल आपको, तीनों सवाल आपको ध्यान में रखने हैं। अगर आपसे पूछ लिया है 1414, ये दोस्तों बलबन, आपको याद होगा बलबन का कार्यकाल कब से कब तक था? 14 से 1421 तक था बलबन का कार्यकाल। ये सवाल आपकी शिफ्ट में पूछ चुका है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 5 मार्च 1931 में गांधी जी ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल था और ये सवाल मैंने डिस्कस भी किया हुआ है। गांधी इरविन समझौता, पूना पैक्ट, कानपुर अधिवेशन, फॉरवर्ड ब्लॉक। यहाँ से मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ, इसको आप नोट करना। 5 मार्च 1931 को गांधी जी ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? गांधी इरविन समझौता। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। आपको एक डेट याद होगी 23 मार्च 1931। इसको क्या हुआ था? सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों लोगों को फांसी हुई थी। तो ये डेट भी आपको ध्यान में रखनी है, आपकी परीक्षा में आ सकता है क्वेश्चन। पूना पैक्ट ये कब हुआ था? 1932 में हुआ था पूना पैक्ट। किसके बीच में हुआ था? तो मैंने आपको बताया भी होगा कई बार,
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? यरवदा जेल में हुआ था। कानपुर अधिवेशन, ये दोस्तों 1925 का है कानपुर अधिवेशन, और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? सरोजनी नायडू जी के द्वारा की गई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? 1939 ईस्वी में हुई थी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। किसने की थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और दोस्तों 1938 में क्या हुआ था? तो मैंने आपको बताया हुआ है हरिपुरा अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कब का है? 1938। आई होप दोस्तों आपने सारे क्वेश्चंस को अच्छे से नोट किया होगा, अच्छे से सुना होगा। अपने दोस्तों तक क्लास को जरूर शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुँचते रहें। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता में कांस्य की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, चनहूदड़ो। तो दोस्तों आपको याद रखना है, सिंधु घाटी सभ्यता में कांस्य की नर्तकी की मूर्ति दोस्तों कहाँ से मिली थी? ये मोहनजोदड़ो से मिली थी। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आपको नोट करना है। बात करें दोस्तों ऑप्शंस को लेकर, तो मैंने आपको ऑप्शन अभी डिस्क्राइब कर दिए हैं चारों, और मैंने आपसे कल भी कहा था, आज फिर कह रहा हूँ, अगर आपका सीआरपीएफ ट्रेडमैन का एग्जाम बाकी है तो आप दोस्तों 2011 की जनगणना और दिल्ली सल्तनत और सिंधु घाटी सभ्यता, ये सब चीज़ें पढ़कर जाएं। आपकी परीक्षा में 100% सवाल बन रहे हैं। बात करें अगर इकोनॉमिक्स की, तो दोस्तों इकोनॉमिक्स से आपकी परीक्षा में 2 से 3 सवाल इकोनॉमिक्स के पूछे गए हैं किसी शिफ्ट में। तो दोस्तों आप इकोनॉमिक्स को हल्के में मत लीजिएगा। आप दोस्तों आय व्यय इन सब के बारे में पढ़कर जाइएगा अच्छे से। 100% आपकी परीक्षा में सवाल छप रहा है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि नेपाल और ब्रिटेन के बीच में कौन सी संधि हुई थी? पाक जल संधि, सुगौली जल संधि। दोस्तों कौन नेपाल और ब्रिटेन के बीच में कौन सी संधि हुई थी? पाक जल संधि, सुगौली संधि, सिंधु जल संधि, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बता दें, नेपाल और ब्रिटेन के बीच में कौन सी संधि हुई थी? सुगौली की संधि। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया है पाक जल संधि कौन से देश के बीच में? भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि, ये सवाल आपको नोट करने हैं। सिंधु जल समझौता आपको याद होगा, भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था सिंधु जल समझौता। कब हुआ था? 1960 में हुआ था। दोस्तों एकमात्र ऐसा समझौता है जिस पर दोस्तों पाकिस्तान ने अभी तक अमल किया हुआ है, क्योंकि इसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा फायदा है। ये सब बातें आप अच्छी तरह से जानते होंगे। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अनुच्छेद 24 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? यानी कि आर्टिकल 24 आपको बताना है। हमने कल भी डिस्कस किया हुआ है आर्टिकल 24, परसों भी डिस्कस किया हुआ है, और उससे पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि आर्टिकल 24 में किसका उल्लेख किया गया है। तो मैंने आपको बताया था, कारखानों में छोटे बच्चों से, यानी कि दोस्तों जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, उनसे कार्य नहीं कराया जाएगा, यानी कि कारखानों में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध। ये कौन सी आर्टिकल में कहा गया? आर्टिकल नंबर 24। तो यही आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों बेगार प्रथा हो गई, बलात् श्रम पर रोक हो गया, या दोस्तों मानव अंगों की तस्करी पर रोक हो गया, ये कौन से आर्टिकल में कहा गया? आर्टिकल नंबर 23। और ये सवाल यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। इन सवाल को आप नोट करें। आर्टिकल नंबर 23 और आर्टिकल नंबर 24 किससे संबंधित है? शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित हैं। और दोस्तों आपको याद रखना है, बेगार प्रथा, बलात् श्रम पर रोक, मानव अंगों की तस्करी पर रोक, ये सब दोस्तों चीजें किससे संबंधित है? आर्टिकल नंबर 23। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि निम्न में से पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ी नहीं है? नीलगिरी, गारो, खासी, जयंतियाँ। तो दोस्तों आपको याद रखना है, पूर्वोत्तर की पहाड़ी इनमें से कौन सी नहीं है? तो आपको ध्यान में रखना है, ये नीलगिरी नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप नोट कर लें। बात करें गारो, खासी, जयंतियाँ, ये पहाड़ियाँ कहाँ पर पाई जाती है? तो हमने डिस्कस किया हुआ है मेघालय। कहाँ पर? मेघालय में डिस्कस किया हुआ है। ये सब सवाल मैंने आपको बता दिए हैं। और अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए सर्वाधिक वर्षा कौन सी पहाड़ी के नीचे होती है, तो आपको याद करना है सर्वाधिक वर्षा ये खासी पहाड़ी के नीचे होती है। ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर।